और इस दशक में आनंद मार्ग को और बाबा को समाप्त करने के लिए न मालूम कितनी साजिशें की गई, कितने हथकंडे अपनाए गए, कितने उपाय ढूंढे गए कि किसी भी तरह से आनंद मार्ग को और आनंद मूर्ति जी को समाप्त कर दिया गया इस दृष्टि से। तो थोड़ी पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज होगा कि घटना किस तरह से क्रम से आगे बढ़ती है और किस तरह से इसका फिर क्लाइमेक्स पहुंचता है। तो शुरू में आनंद मार्ग के दर्शन और खास करके आनंद मार्ग का जो यम नियम था जो साधक लेते थे, और उस समय मोस्टली सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी रहते थे और वे आनंद मार्ग की दीक्षा लेते थे, तो उनके आचरण में एक ऐसा परिवर्तन आ जाता था कि सारे लोग प्रभावित होते थे। कहते बड़े ईमानदार हैं, एक पैसा घूस नहीं लेते हैं और बड़ी सहजता से सारा काम लोगों का कर देते हैं। तो यह जो एक आचरण में दिव्यता लोगों ने देखा, तो आनंद मार्ग के प्रति एक कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रद्धा का भाव लोगों में पैदा हुआ कि लगा कि नहीं, आनंद मार्ग के लोग तो वास्तव में ईमानदार हैं और बड़े सेवाभावी हैं और सेवा भाव से काम करें। तो आनंद मार्ग की यह छवि जो बनी, उस 7 के दशक में यह छवि बन गई कि आनंद मार्ग के लोग बड़े ईमानदार हैं, बड़े कर्मठ हैं, बड़े सेवाभावी हैं और इस तरह से आनंद मार्ग का जो एक सामाजिक आधार होता है वह स्थापित हो गया। आप देखेंगे कि इतिहास किस तरह से बनता है। बाबा ने प्राउट दिया, प्राउट देने के बाद जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उसकी प्रतिक्रिया बड़ी तेजी से बढ़ी। मैं संक्षेप में थोड़ी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। और इसमें सबसे जो मुख्य पात्र था वह था साम्यवाद। और प्राउट के दर्शन के बाद उसे ऐसा लगा कि साम्यवाद जो है न दार्शनिक स्तर पर न ही व्यवहारिक स्तर पर यह सफल हो सकता है। और उस समय सोवियत यूनियन एक महाशक्ति थी, आधी दुनिया उसके प्रभाव क्षेत्र में थी और एक तरफ पूंजीवाद का पोषक अमेरिका था और दोनों में खूब शीत युद्ध होते थे। तो जब प्राउट आया तो कम्युनिस्टों में, खासकर सोवियत यूनियन में इसकी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि उन्होंने अपने सोवियत यूनियन के जो टॉप एकेडमिशियन होते हैं उन सबको इकट्ठा किया और सबको कहा कि यदि प्राउट का दर्शन है और आनंद मार्ग, वो तो निरीश्वरवादी मैटेरियलिस्ट थे, उनके लिए ईश्वर का कोई महत्व नहीं था। और फिर यह जो प्राउट है, प्राउट उसके लिए जानलेवा था। तो उन लोगों ने जितने भी वहाँ के शिक्षाविद थे, एकेडमिशियन थे, सब लोगों को बैठाकर और कहा कि यह जो प्राउट का सिद्धांत है, आनंद मार्ग का सिद्धांत है, इसको एकेडमिक स्तर पर कोशिश कीजिए कि इसके दर्शन की बुनियाद जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा वे नहीं कर पाए।
उसके बाद सीपीआई उस समय भारत में उसकी एक आनुषंगिक संगठन ही कहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और उस जमाने में उसके कैडर मैं समझता हूं कि दुनिया में टॉप के कैडर थे। वामपंथी विचारधारा के जो हमारे भारत में उस समय कैडर थे वे जेएनयू से निकलते थे नए नए, और वाम मार्ग की तरफ एक स्वाभाविक रूप से एक सामूहिक मनोभाव जो था वो बन गया था, और पूरे शिक्षित वर्ग में वाम मार्ग बल्कि एक फैशन की तरह चल पड़ा। कम्युनिस्ट कहने में लोगों को गौरव महसूस होता था कि हम दकियालूस नहीं हैं, हम कम्युनिस्ट हैं। तो इस तरह का एक सामूहिक मनोभाव जो है कम्युनिज्म के प्रति स्वाभाविक रूप से चल पड़ा, और जेएनयू हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करता था, और एक से एक टॉप बुद्धिजीवी विद्यार्थी वो कम्युनिस्ट पार्टी में चालू। तो जब सैद्धांतिक स्तर पर आनंद मार्ग और प्राउड को वे शिकस्त नहीं देने सके, तो उन्होंने सीपीआई को निर्देश दिया कि तुम अपने कैडर को आनंद मार्ग में प्लांट करो, और आनंद मार्ग के अंदर जाकर वे आनंद मार्ग के विषय में भ्रम लोगों में पैदा करें। क्योंकि आनंद मार्ग के लोग होकर यदि वे आनंद मार्ग के विषय में भ्रम पैदा करेंगे तो वो लोगों में आनंद मार्ग के प्रति एक अविश्वास पैदा करेंगे कि हाँ ये तो आनंद मार्गी है, सन्यासी है, साधु है, और कहता है कि आनंद मार्ग के भीतर में इस तरह से होता है कि लोग गला काट देता है, नंगे होकर साधना करता है, कीर्तन करता है। तो इस तरह की निंदा समाज में जाएगी तो आपसे आप आनंद मार्ग की छवि जो है वो समाज में धूमिल। तो इस तरह का निर्देश उन लोगों को मिला, और जैसा मैंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय के जो कैडर थे वे टॉप के कैडर थे, बल्कि हम कह सकते हैं कि दुनिया में उस समय उस तरह का किसी भी दल का कैडर नहीं था। आरएसएस था, लेकिन आरएसएस में भी वह समर्पण, वह निष्ठा और वह ज्ञान नहीं था जो कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर थे। तो उन लोगों ने इसी योजना के तहत हमारे आनंद मार्ग में अपने कैडर को प्लांट करना शुरू किया, और जो तो बुद्धिजीवी थे, चीजों को समझते थे, और आनंद मार्ग में जब वे प्लांट किए जाते थे और जब उस दिन वो साधना करते थे, देखते थे, आनंद मार्ग के दर्शन को समझते थे, तो फिर वे कम्युनिस्ट नहीं रह जाते थे, वे आनंद मार्ग में हो जाते थे। यह एक बड़ी बात थी। तो बाद में उन्होंने देखा कि अरे हम जिसको प्लान करते हैं वो तो फिर हमारा कैडर जहाँ नहीं जाता है, वह तो आनंद मार्ग का कैडर बन जाता है। तो अपने कैडर में दहशत फैलाने के लिए उन लोगों ने ऐसे कुछ लोगों की हत्या करवानी शुरू कर दी कि तुमको जिस पर्पस से प्लान किया जा रहा है वह पर्पस पूरा नहीं कर रहे, ताकि उसके कैडर में एक दहशत पैदा हो कि यदि हम वह काम नहीं करेंगे तो फिर हम साफ कर दिए जाएंगे। तो इसी योजना के तहत उन लोगों ने ऐसा करना शुरू किया था कि उसके कैडर में एक दहशत फैले। आप लोगों को मालूम होगा, कोई
गाजीपुर के बड़े डायनामिक युवक थे पांडे, उसका कत्ल कर दिया गया और कई सन्यासियों का भी कत्ल किया गया। बाद में जो आप लोगों ने सुना कि बाबा के ऊपर हत्या का आरोप लगा के और अपने ही लोगों को ये मारते हैं, तो उसकी कहानी है। वास्तव में कुछ हत्याएं हुई, लेकिन ये हत्याएं जो कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर थे, कम्युनिस्टों के द्वारा ही अपने कैडर की हत्या करवाई गई, ताकि उन लोगों में दहशत फैले और जिस उद्देश्य के लिए उनको प्लान किया जा रहा है उस उद्देश्य को वे पूरा करें, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए। उसके बाद कहानी शुरू होती है और उस समय भारत सोवियत यूनियन का बड़ा निकट का मित्र था और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। तो पहले इंदिरा जी आनंद मार्ग के प्रति बहुत सहृदय थी और हमारे एमर्ज के कामकाज में भारत सरकार उसमें बहुत मदद करती थी। लेकिन जब कम्युनिस्टों का दबाव उनके ऊपर पड़ने लगा, खासकर जब बांग्लादेश का युद्ध शुरू हुआ और पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका का 7 फ्लीट हिंद महासागर में आ गया, तब भारत के लिए कोई उपाय नहीं बचा और उसने सोवियत यूनियन से संपर्क किया कि हमको युद्ध में मदद चाहिए। और वहाँ से इंदिरा जी को यह शर्त दी गई कि हाँ, हम मदद के लिए तैयार हैं और मेरा जहाजी बेड़ा जो है वो तुरंत हिंद महासागर पहुँच रहा है, लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी कि आप आनंद मार्ग को और आनंद मूर्ति जी को समाप्त कीजिए। और यह सब कुछ तो माननी पड़ी। फिर तो आप जानते हैं कि लड़ाई हुई, बांग्लादेश आज़ाद हुआ और पूरी तरह से भारत सरकार और इंदिरा जी सोवियत क्लच में आई और आनंद मार्ग के ऊपर अमानुषिक अत्याचार का एक दौर प्रारंभ। तो कहानी शुरू होती है 1970 में रांची में बैसाखी पूर्णिमा का धर्म महाचक्र था। बाबा रांची में ही रहते थे। धर्म महाचक्र शुरू हुआ, बहुत प्रयास के साथ, और सीबीआई वालों ने भी अपनी जालसाजी शुरू की। तो उसी दौरान सीबीआई वालों ने रांची में एक गाड़ी खाना है एक जगह, वहाँ ट्रक ड्राइवर ये सब काफ़ी लोग रहते हैं, तो वहीं के उस गुंडों को उन लोगों ने अपना विश्वास में लिया और आनंद मार्ग के खिलाफ कुछ हंगामा करना शुरू किया। रांची पुलिस को उन लोगों ने, सीबीआई वालों ने मिला दिया था और महाचक्र के ही दौरान उन लोगों ने थोड़ी छेड़खानी करनी शुरू कर दी। फिर मारपीट हुआ, काफ़ी लोग उसमें घायल भी हुए, 50-60 लोग हमारे घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। उस दादा लोग को गिरफ्तार किया गया, उसमें माधवानंद जी थे,
उसकी गिरफ्तारी हुई, बहुत को गिरफ्तार किए, वो हंगामा हुआ। फिर बाबा रांची से पटना, क्योंकि रांची का माहौल बहुत खराब हो गया था, तो बाबा रांची से पटना आ गए। और वो बाबा का जो आवास था रांची में, हमारा सेंट्रल ऑफिस था, वो सब खाली कर दिया गया। इस बीच वो सीबीआई वालों ने वो आवास और ऑफिस का जो परिसर था वो सब अपने कब्जे में ले लिया, और अपना कहीं नाले में बम प्लांट किया, कुछ किया, तो अपना एक बनाने के लिए कि ये लोग बम रखते थे, हथियार रखते थे, ये सब इस तरह से प्लांट करके अपना एक आनंदबाग के ऊपर बना किया। बाबा तो पटना आ ही गए थे, और हमारे जो गिरफ्तार हुए थे उन लोगों को अप्रूवल बनाने के लिए बड़ी अमानुषिक यातना थी। हमने देखा माधवानंद को, हम देखने गए थे हॉस्पिटल में, रांची हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसको लगता था जैसे लोग नए नए बाघ को जंजीर में जकड़ कर रखता है, वैसे ही उसको बेड पर, हम तो देख के अवाक हो गए, कैसे बेड पर सोया हुआ, हाथ में जंजीर, पैर में जंजीर, कमर में जंजीर, और बेचारे को इतनी यातना दी गई कि वह बोल नहीं सकता था, जीभ उसकी सूजी हुई, और तलवार जो था, तलवार एकदम लाल, और इस तरह से हम तो देख नहीं पाए। और इतनी यातना के बाद भी वह शख्स नहीं टूटा। लेकिन आदमी के सहन की तो सीमा होती है, कितना सहेगा। आखिर अप्रूवल बन गया, और जो कहा गया कि भाई तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा उसने किया, सरकारी का बाहर बन गया। खैर मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ। बाबा पटने में थे, मैं भी उस वक्त पटने में ही था काफी। तो मुझे पटना में कुछ दिन हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब हमको पूर्णिया जाना चाहिए, काफी दिन हो गए। तो उस दिन शाम को मैं बाबा के दर्शन के लिए पाटलिपुत्र कॉलोनी गया। तो बाबा के पास से संध्या भ्रमण में मुझे मौका मिल गया बाबा के साथ जाने का। और फिर बाबा के साथ घूम फिर के करीब 10:30 बजे रात को वापस थे। तो बड़े खुश थे कि जाने के पहले कम से कम बाबा के दर्शन हो गए, और संध्या भ्रमण में उनके साथ जाने का मौका मिल गया। बड़ी खुशी थी। फिर बाबा तो अपने आवास गए, और मैं थोड़ी देर सेंट्रल ऑफिस में बैठ गया कि ऑफिस सेक्रेटरी उसमें प्रणवानंद थे, आचार्य प्रणवानंद थे। वे ऑफिस में आ जाए तो उनसे मिल के फिर चले गए। तो दफ्तर में बैठे ही थे कि प्रणवानंद जी बाबा क्वार्टर से आकर कोई 11:30 के आसपास ऑफिस आए, और मुझे कहा कि बाबा आपको बुला रहे हैं। बड़ा आनंद आया, हालांकि रात हो गई थी, 11 बजे जा रहे थे, लेकिन बड़ा आनंद आया। तो फिर हम वहाँ से थोड़ा सा पहले पढ़ा तो हल्का सा
क्या आवाज में गए? तब तक बाबा बरामदे पर लॉन्च चेयर पर ऐसे गंजी और लुंगी पहन के ऐसे आराम से बैठे हुए थे और उनके पास में एक दादा और एक गृही माली को उत्तर प्रदेश के थे, उनका नाम हमको भी नहीं आ रहा है, और दादा सर श्यामानंद जी या क्या, अब मालूम नहीं है। तो मैं गया, अंदर साष्टांग प्रणाम किया। ऐसे बाबा ने मुझे अपने आगू से लेके आगो 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 आवा हमरो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। यानी आओ अब मेरे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। बाबा बोले और जो बैठ गए तो बाबा ने कहना शुरू किया कि देखो, मैंने बाबा नाम केवलम यह जो है महामंत्र है और इसको मैंने बड़ी मेहनत से सिद्ध किया और सब कुछ इसी में है। जो भी निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ इस बाबा नाम केवलम महामंत्र का गायन करेगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। और जानते हो, बहुत लोग कहेंगे अरे मैं तो इतने तरह का योग जानता हूँ, सहज योग, विशेष योग, कपालिक साधना, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी हैं, जो तो कहेंगे कि मैं इतनी चीजें जानता हूँ। और जो ज्ञानी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी समझ बहुत अधिक नहीं है कि क्या परम पुरुष के पुत्र और पुत्री नहीं है, क्या परम पुरुष भेद करेंगे दोनों में कि मेरे अज्ञानी बेटे बेटियां और ज्ञानी बेटे बेटियां दोनों में उनके लिए कहीं भेद है? फिर तो समान है। तो उनको तो ये शिकायत हो सकती है कि बाबा ने तो जो ज्ञानी बेटे बेटी हैं उनके लिए इतने तरह का योग दिया, इतनी तरह की साधनाएं दी, और हम लोग के लिए कुछ नहीं। तो यह कैसे हो सकता था? और जानते हो, जो कहते हैं कि मैं इतने तरह का योग जानता हूँ, विशेष योग जानता हूँ और कपालिक साधना और ये और वो, क्या ऐसे बात क्या है? अरे यह तो एक उनकी अहंकार तृप्ति का साधन मात्र है और कुछ नहीं है। यह तो उनकी अहंकार की तृप्ति का एक साधन है, क्योंकि वे समझते हैं कि ज्ञानी है। यह उनकी अहंकार तृप्ति का एक साधन मात्र है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ है सब बाबा नाम केवलम में। उसके बाद उस दिन बाबा ने अपने बचपन की 2 कहानी सुनाई। बाबा ने कहा कि देखो, जब मैं 4-4.5 साल का था तो उस समय जमालपुर में पेड़ा बहुत बढ़िया मिलता था और अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपने हाफ पैंट के पॉकेट में पेड़ा रखे रहता था और
जब भी मन होता था ऐसे पॉकेट से पैरा निकाल निकाल के खाता था। तो एक दिन संध्या को मैं ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था और अपने पैंट की पॉकेट से पैरा निकाल निकाल कर खा रहा था। तो उसी समय मेरी ही उम्र का एक लड़का मेरे सामने आया और उसने कहा कि उसको पेड़ा दो। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, पेड़ा नहीं दूंगा। उसके बाद एक किशोर उम्र का लड़का आया, उसने भी मुझसे पेड़ा मांगा, उसको भी मैंने पेड़ा नहीं दिया। उसके बाद एक युवा आया, उसने हाथ बढ़ा दिया, मुझे पेड़ा दो, तो उसको भी मैंने पेड़ा नहीं दिया। उसके बाद एक प्रौढ़ उम्र का व्यक्ति आया, उसने भी मुझसे पेड़ा मांगा, उसको भी पेड़ा नहीं दिया। फिर एक वृद्ध आया, उसने भी मुझसे पेड़ा मांगा, तो उसने भी कहा कि नहीं, उन लोगों को मैंने पेड़ा नहीं दिया, तुमको भी पेड़ा नहीं दूंगा। तब जानते हो क्या हुआ? वह जो वृद्ध था वह मेरे शरीर में ही विलुप्त हो। और एक बात कि वो बच्चा से लेकर वृद्ध तक जो भी मेरे समक्ष आया वो मेरा ही प्रतिरूप था। सब ये कहानी कहते बाबा कहते हैं कि बताओ तो क्या तिलस्म है, क्या हुआ, कैसे हो? तो मैंने कहा कि बाबा इस तिलस्म को कैसे समझता आप ही ना बता पाएंगे, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। बाबा कहते तुम पढ़े लिखे हो, हम कहाँ उतना पढ़े लिखे हुए हैं, बताओ नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ? बाबा ये तो सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या है ये चीज, किसी भी तरह से मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए क्या कारण है, कैसे हो? इन्हें सोचो सोचो। अब बार बार बाबा को कहते थे कि बाबा ऐसा रहस्य समझिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं सोचो क्या हुआ, कैसे, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। और इस बीच बाबा ने पहले दूसरी कहानी शुरू कर दी कि जानते हो उस समय एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमारे बगल में एक आदमी था, वो पहाड़ पर से जंगल से लकड़ी काट काट कर लाता था, शहर में बेचता था। तो एक दिन शाम के लगभग 7:30-8 बजे वो घबराते हुए मेरे पिताजी के पास आया और उसने पिताजी से कहा कि सरकार साहब, सरकार बाबू, हमने बुबू को अभी काली मंदिर के पास देखा, और जब मैं उनके पास उनका पीछा किया कि हमको आश्चर्य हुआ कि अंधेरे में बुबू काली मंदिर के पास कैसे आ गए। तो मैं उनके पीछे दौड़ा, तब तक वे गायब हो गए, और फिर उनको चारों तरफ मैंने ढूंढा तो कहीं वे मिले नहीं। तो मैं दौड़कर आपको सूचना देने आया हूँ कि अभी उनको हमने काली मंदिर के पास देखा, और मैं बड़ा
भाई भी तुम कैसे वहां चले? तो मेरे पिताजी भी बड़ा घबरा गए, कहते काली मंदिर में होगी शराब को कैसे वो जा सकता है? तो उस समय वो तेल का जो दीपक होता है, बोले कि वो जल रहा था। पिताजी अपने हाथ में वो तेल का दीपक उठा के और वो हाथ में लेके, वो अंधेरा था, तो दौड़ के कमरे में आए कि कहीं देखें वो कमरे में है कि नहीं है। तो वो अंधेरे के कारण वो बिस्तर में मुझको टटोलने लगे। तो जो टटोलने लगे वो भयभीत हो गए थे। तो उनका जो हाथ हिल गया तो वो दीप उनके हाथ से गिर गया और बाबा के चेहरे पर एक मिस्टिक मुस्कुराहट आ गई और बाबा कहते हैं, अरे मैं तो बेड पर लेटा हुआ और वो दीप जो था देखो मेरे जांग पर गिर गया और बाबा ने इसे जांग खोल के दिखाया कि देखो उस समय के जलने का निशान। इसी बीच बाबा के बेटे गौतम आया, बाबा का नाम दिया, बाबा लगे छाप लो छोटी सी बात है। 12 लाख बन गया। उसके बाद फिर चूंकि बाबा का नाम लग गया तो बाबा संस्थान प्रणाम किया और फिर 12:30 बजे रात को घर में और मन तो 7वें आसमान पर था कि कल सुबह हमको पूर्णिया जाना है और इतनी सारी चीज मिली है कि आएंगे सब भक्त लोग दौड़ते हुए, बाबा क्या बोले क्या बोले। उस वक्त तो ऐसा होता था ना कि बाबा के नजदीक से कोई ये आता था तो सारे लोग आसपास के दौड़ के चले आते थे, बाबा क्या बोले, बाबा कैसे हैं। वो उस समय का माहौल ही था। तो बड़ा खुश था कि जाएंगे तो सारे लोग आएंगे पूछेंगे और इतनी चीज मुझे मिल गई थी कि उसको बताने का आनंद तो बिल्कुल ही कुछ और हो सकता। तो सुबह 6 बजे बस हमारी थी पटने से पूर्णिया के लिए। तो इसी उधेड़ रूम में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। लगता था कि किस तरह से सवेरा हो, बस का टाइम हो और हम पूर्णिया के लिए प्रस्थान करें। बिल्कुल एक क्षण में पटना रहना नहीं चाह रहा कि जैसे उड़ के हम चले गए पूर्णिया और लोगों को ये सारी बात बताएं। तो यही कभी चंद्रा में झपकी आती थी, कभी नींद टूटती थी। लगभग 4 बजे के आसपास फोन की घंटी बजती है। तो फोन की घंटी बजी तो मैंने सोचा कि ये पिताजी का फोन होगा, आते रहता है वो दिल्ली से कहीं से। उस समय बिहार में एक राजनीतिक घटनाक्रम का दौर था तो उसके चलते बराबर इस तरह का कॉल आते रहता था। तो मैंने सोचा पिताजी का ही कॉल होगा। तो 5 मिनट के बाद वो फोन अटेंडेंट मेरे पास आया और मुझे कहा कि आपका फोन है। मुझे भाई 4 बजे भोर को हमको कौन फोन करे? तो हम गए तो उधर से आचार्य प्रणवानंद जी थे। उन्होंने कहा कि दादा सीआरपीएफ वालों ने बाबा के आवास को चारों तरफ से घेर रखा है और अभी तुरंत बाबा को गिरफ्तार करके हुए लोग रांची ले जाना चाहते हैं। मेरे हाथ से अकस्मात क्या हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तब तक पिताजी
पिताजी की भी नींद टूट गई थी और उन्होंने वहीं से पूछा कि क्या है, किसका फोन? तो मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि ऐसी सी बात है, बाबा की आवाज़ को CRPF वालों ने घेर रखा है और बाबा को भी गिरफ्तार करके ले जाना था, मुझे बुलाया है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, गाड़ी ले लो, जाओ देखो क्या बात है। हम गाड़ी दिए और ठीक तो कॉल नहीं आया। वो भोर का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, जैसे ही बाबा आवास के पास पहुंचते तो दृश्य देख कर ही मेरी छाती की धड़कन करीब 50-60 CRPF के जवान चारों तरफ से घेर रखा था। न बाहर की किसी लोग को अंदर जाने की इजाजत थी, न अंदर से किसी को बाहर आने की इजाजत थी। और वो भोर का जो सुनापन होता है, जो सन्नाटा होता है, वो सारा का सारा इतना डरावना दृश्य उपस्थित कर रहा था कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो दृश्य कितना डरावना था। अब वहाँ हम किसको ढूंढे? कोई मिल नहीं, जो आए खाली पुलिस के सिपाही और न अपना आदमी कोई, न पुनवा नदी को ढूंढने की कोशिश की तो भी नहीं मिले। चारों तरफ तो घेराबंदी उसकी थी। तब मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। गाड़ी उठाए, फिर हमारे पिताजी के सरकारी आवास के बगल में मुख्यमंत्री का आवास था, वहाँ उनके यहाँ गए। भोला पासवान उस समय मुख्यमंत्री थे। हम तो बदहवास जैसे थे, क्योंकि कुछ कर भी नहीं पा रहे थे और यह दृश्य मेरी सहन शक्ति के बाहर थी। तो अंदर गए, चूंकि सेक्रेटरी वाले जानते थे, तो उन लोगों को मन में हुआ कि पता नहीं परिवार में कुछ हादसा हो गया इस तरह से, इसीलिए इतना घबराए हुआ है। तो हम जोर जोर से अंदर जाके दरवाजा पीटने लगे उनके, उठिए उठिए उठिए। हाँ, बिल्कुल पागल वाली हालत हमारी हो गई। और सिक्योरिटी वाले समझ लेते कि परिवार में कहीं कुछ हादसा हो गया है, इसीलिए इतना व्याकुल है। तो पीट रहे हैं दरवाजा। उसके बाद ये उठे, दरवाजा बाहर आए। उनको भी लगा पहले कि कुछ परिवार में हो गया है। तो क्या हुआ क्या हुआ? हमने कहा कि मेरे बाबा को देखिए, पुलिस वाला आ गया, चारों तरफ से घेर लिया है, उसको गिरफ्तार करके ले जाना चाह रही है पुलिस, कुछ कीजिए कुछ कीजिए। मेरी स्थिति बड़ी उस समय दूसरी हो गई थी। अभी तो हम कुछ बोल रहे हैं, अपने ढंग से बोल रहे हैं, लेकिन उस समय जो एक पागलपन मेरे ऊपर और एक दहशत अंदर थी, वो बिल्कुल एक दूसरी परिस्थिति थी। तो उन्होंने क्या करे, इसमें बिहार सरकार की तो कोई भूमिका नहीं है, ये तो सब कुछ केंद्र से हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बिहार सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं। हमने बहुत जोर किया उनको कुछ के लिए, बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिहार सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब समझ सकते हैं कि वो निराशा कितनी भयानक रही। फिर वहां से हम बाकी प्रोटोकॉल में आ गए। तब तक शशिरंजन जी आ गए और मार्गी लोग भी अच्छी तादाद में पहुंच गए। और वो एक इंस्पेक्टर था उस समय,
हिंगुरानी साला बहुत बड़ जवान बदमाश। बाबा के कमरे में जूता लेके अंदर घुस गया, बाबा ने डांटा, वो बाहर निकला और वो साजिश करता था। तो वो चाहता था कि जैसे वो जल्दी से जल्दी बाबा को उठाएं और अपनी जो उनका प्रिजनर्स वाहन था, जो गाड़ी थी, उसमें बाबा को बैठाकर ले जाए। तो फिर शशिरंजन जी आ गए बहुत। अब बाबा इस प्रोटेस्ट में उपवास पर चले गए कि हम कुछ नहीं खाएंगे, मेरे कमरे के अंदर में जूता उता पहन के आ गया और हम प्रतिवाद में। आखिर बहुत और लोगों के पास कोई वारंट भी नहीं था। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद, आदमी मेहनत करने के बाद आखिर ये तय हुआ कि बाबा यहाँ से अपनी गाड़ी में चलेंगे और यहाँ से पटना सिविल कोर्ट, उस समय SDO के समक्ष पेश होना था और उनको कोर्ट में पेशी के बाद और जैसा होगा कोर्ट का ऑर्डर, उस तरह से जो है वो किया जाएगा। और बाबा अपनी गाड़ी में चलेंगे, किसी तरह से दे दो वहाँ। करीब 9:45 बजे, बाबा तो उपवास पर ही थे। तो 9:45 बजे पार्टी पुटे कॉलोनी से हम लोग, बाबा की उस समय काले रंग की गाड़ी थी, काफी बड़ी गाड़ी थी, उसी में दाहिनी तरफ पिछली सीट पर शशिरंजन जी बैठे, बीच में बाबा और बाईं तरफ मैं। और फिर वहां से पटना कोर्ट के लिए चल गए। हमारे लोग तो ये दृश्य देख के जो आ गए थे, एकदम हाहाकार करके बोल रहे थे। उनके लिए तो यह दृश्य ही बड़ा एक अद्भुत था, जिसकी कल्पना कभी नहीं की होगी। तो सारे लोग रो रहे थे, तो वो लोग को रोते हुए देखे, बहुत बिगड़ गए। अब मुझसे कहते हैं कि क्यों रो रहा है? जब तो भारत सरकार और PR सरकार की लड़ाई शुरू हो गई, बाबा का यही शुरू था कि अब तो भारत सरकार और PR सरकार की लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद हम लोग आए पटना कोर्ट, SDO। उसमें SDO थी पटने की राधा सिंह, वो हम लोगों के संपर्क के थी, और उनके पिताजी TP सिंह ICS थे, बिहार कैबिनेट थे, और उनके 2 बेटी 1 बेटा, 3 आए। NK सिंह अभी जो राजस्व सेक्रेटरी थे केंद्र में, और अभी वित्त कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके बड़े भाई थे, उनकी एक और बहन। तो हम लोगों से पारिवारिक संबंध था। तो वो SDO थी, तो मन में था कि और राधा सिंह SDO है तो कम से कम कुछ फेवर तो मिल सकता है, मिल जाएगा। और चूंकि राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, तो जब हम लोग कोर्ट पहुंचे तो मालूम हुआ कि राधा सिंह ने उस दिन छुट्टी ले ली। वो छुट्टी जानबूझकर छुट्टी लेने की, इस तरह के मैटर में
हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो क्या करें। छुट्टी सेकेंड अफसर बैठे, तो सेकेंड अफसर में FIR मांगा, कहाँ का क्या है, तो इसके पास कुछ था नहीं, CBI वालों के पास कोई कागज ही नहीं था। तो कहा ये तो रांची का केस है, तो हम तो इस पर कुछ ऑर्डर दे नहीं सकते हैं। तो दे देंगे। तब हम लोगों की तरफ से कहा गया कि अब आज तो रांची जाना भी पॉसिबल नहीं है और देर हो जाएगी, तो कम से कम आप ऐसा कीजिए कि बाकी कुछ देर का रिमांड दे दीजिए, 1 दिन का, यहाँ जेल में वो रहें और फिर कल हम लोग उनको रांची ले जाएंगे। हालांकि CBI वालों ने विरोध किया कि नहीं, हम अभी इनको अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट ने वो 1 दिन का रिमांड दे दिया और वहाँ से फिर हम लोग बाबा को देखे बाकी पूछ दिया। तो CBI वालों ने जेल वालों को भी मिला दिया था और वो चाहते थे कि बाबा को जनरल वार्ड में ही रखा है। ये सब हो रहा था और किसी भी तरह से जेल अधिकारी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि बाबा के लिए जेल में कोई अलग व्यवस्था की जाए, वो तैयार ही नहीं होते थे। अब शशि रंजन जी भी बड़े परेशान बेचारे, उस समय वो कांग्रेस से मेंबर थे, सांसद थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे और हमसे बार बार कहे कि अरे हमको वो करते थे, हम चाचा उनको करते थे, बड़ा एक चाचा भतीजे का रिश्ता था व्यक्तिगत। वही हमको बोले कि जाओ जरा एक बार पिताजी से को, तो हम गाड़ी उठाए और पिताजी के पास गए और उनको हमने कहा कि ऐसी बात है और जेल अधिकारी बाबा को जनरल वार्ड में ही रखना चाह रहा है और कोई किसी भी तरह से कोई बात सुनने के लिए तैयार। तो पिताजी ने बगल में फोन था, चीफ सेक्रेटरी मजुमदार, मिस्टर मजुमदार बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, उनको फोन किया और उनसे कहा कि कम से कम सरकार साहब के वक्तव्य के अनुरूप जेल में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ सर, हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी ने IG प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और फिर तब सेल की अलग से व्यवस्था की गई, फिर उसमें रखा। आश्वस्त थोड़े हम लोग हुए कि कम से कम CBI की मनमानी जो है वो नहीं चली और बाबा को सेपरेट सेल मिल गया। जेल में बाबा को वो आँख की बीमारी हो गई, उस समय बांग्लादेश की बीमारी चली थी, वो आँख लाल पानी भरा, जैसे बाबा आँख के रोग से ग्रसित हो गया, उपवास पर तो थे। दूसरे दिन फिर वहाँ से रांची लाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। CBI वाले अपनी गाड़ी में ही बैठा के ले जाना चाहते थे बाबा को। तो शशि रंजन जी ने बहुत चेष्टा की कि बाबा को हवाई जहाज से हम यहाँ से ले जाएं, तो उस पर राजी नहीं हुए। फिर ट्रेन का विकल्प दिया गया कि ट्रेन का डब्बा रिजर्व करके उसमें बाबा को ले चलेंगे, तो उस पर भी मैं लोग तैयार नहीं हुए। तो आखिर बात बनी कि बाबा अपनी ही गाड़ी में जाएंगे, हमारा सिक्योरिटी फोर्स रहेगा, हमारे अभियुक्त के तौर पर ही बाबा को रांची जाना है, लेकिन खैर अपनी गाड़ी में उन्होंने परमिशन दिया। तो उस समय बिहार सरकार के टूरिस्ट डिपार्टमेंट में एक नई अमेरिकन कार आई थी, AC कार थी, काफ़ी बड़ी गाड़ी थी, टूरिस्ट कार। तो उस गाड़ी को शशि रंजन जी ने किराए पर किया
और बड़ी कंफर्टेबल कार थी, एसी थी। तो वो एक गाड़ी वो और एक गाड़ी पर हमारे जिसमें सुशील जी लोग थे वो, और एक और खाली गाड़ी, ताकि कहीं भी कुछ हो जाए तो एक अतिरिक्त गाड़ी की व्यवस्था की गई। 3 गाड़ी हमारी, और उसके बाद एक ट्रक सीआरपीएफ का आगे, एक ट्रक सीआरपीएफ का पीछे, और एक उसकी पायलट का। इतना ये कारवां वहाँ से बना। तो बाबा के साथ हमको ड्यूटी दी गई, और उसके बाद वो डाल्टनगंज वाले आचार्य इंजीनियर साहब हरिशंकर जी, हाँ हरिशंकर जी या जयशंकर, हाँ हरिशंकर जी या जयशंकर जी थे। अरे मिश्र जी मिश्रा जी, हरिशंकर जी थे, शंकर जी रांची के इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में, लेकिन नाम ब्रजमोहन, राजमोहन राजमोहन जी, राजमोहन। आचार्य राजमोहन। अच्छा हाँ, आचार्य राजमोहन जी, और मुझे बारी बारी से जी जी। ड्यूटी मिली कि आप लोग बारी बारी से बाबा के साथ गाड़ी में बैठिएगा। बाबा वो पास पर भी हैं, और बाबा की आँख में भी तकलीफ हो गई है, पूरी आँख लाल हो गई थी, सूजन हो गई थी, और धर पानी बह रहा था। तो और एक गाड़ी में शशिरंजन जी, उसके बाद नवल, वो बाद में वो विट्रे किया नवल ने, और उसके बाद शशि भूषण, वो आचार्य देवकी जी थे, उनके लड़के शशि भूषण, वो ये लोग एक गाड़ी में 4-5 आदमी बैठे, और बाबा की गाड़ी में बारी बारी से हम और आचार्य, और बाबा की गाड़ी में ही आगे की सीट पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब थे, उन्हीं के कमांड में हम लोग जा रहे थे। और संजोग से जो इंस्पेक्टर साहब थे सीआरपीएफ के, उनके एक भाई आनंद मार्गी थे, और बाबा के प्रति और आनंद मार्ग के प्रति बड़ा सॉफ्ट बहुत। तो उन्होंने जो स्कूल पार्टी थी उसको निर्देश दिया कि एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बना के वो चले, ताकि देखने में भी ऐसा लगे कि किसी अभियुक्त का यह कारवां नहीं है, किसी वीवीआईपी का कारवां, वो ऐसा नजारा लग रहा है। तो फिर वहाँ से हम लोग चले 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे पटना से रांची के लिए। बीच में थोड़ी देर के लिए बिहार शरीफ के रेस्ट हाउस में रुकना, उसके बाद हजारीबाग आते आते संध्या हो गई, तो हजारीबाग सर्किट हाउस में व्यवस्था की गई थी, और वहाँ हम लोग करीब 1.5-2 घंटा वहाँ बाबा नहाए वहाए, फिर पूजा वूजा सब किए आराम से, और वहाँ से फिर लगभग 9 बजे रात, 9:30 बजे के आसपास फिर हम लोग रात से चले। तो हमको हिदायत दी गई थी कि देखिए बाबा वो बास पर भी हैं, और आँख की पीड़ा भी बाबा को है, तो बाबा को ज़्यादा बोलने से मना कीजिएगा, रोकिएगा कि बाबा ज़्यादा बोले नहीं। तो बाबा ऐसे पिछली सीट पर तकिया वकिया लगा दिया था, काफ़ी कंफर्टेबल और चौड़ी लंबी सीट थी, और उनके बैठाने में कभी सीट पर या कभी नीचे
हम लोगों में से दोनों में से कोई एक बच्चे रहते थे और बाबा की सेवा करते रहते थे बारी बारी से। तो हमको कहा गया था कि बाबा को ज़्यादा बोलने मत दीजिए, नहीं तो कमजोरी और बढ़ेगी। लेकिन बाबा तो मानने वाले थे नहीं, वो तो एकदम साहस थे। बाबा को वो देखने से लगता था कि जैसे कहीं कोई कुछ इतनी बड़ी घटना हो गई है और बाबा कुछ असहज होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सहज और बिल्कुल सहजता से वो कहानी कुछ कुछ जो होता था वो कहते जाते थे। बीच बीच में रुमाल से उनके आँख को हम लोगों को पोछना पड़ता था, पानी गिरते रहता था और पूछते थे। फिर हाथ पैर भी जहाँ जो जरूरत होती थी सेवा की वो करते रहते थे। तो ज़्यादा हो गया, हमको बोल दीजिएगा रुकने के लिए, तो फिर हम रुक जाएंगे। अच्छा हम उसको समय 1 घंटा का था, रिपोर्टिंग का सेशन है, 1 घंटा और कंक्लूड कर दिया जाए। अच्छा हम 5 मिनट में इसको हाँ ठीक है, कंक्लूड कर ये कर देते हैं, जी। एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद की कहानी फिर Right. बात। तो बाबा को कभी जांचना पड़ता था हमको, तो जांचते थे तो बाबा एकदम बच्चे की तरह एकदम बिल्कुल एकदम हाँ हाँ ठीक, अब हम नहीं बोले। अंगीके में ही हमसे बातचीत होती थी, अच्छा अच्छा अब नहीं बोले, अब नहीं बोले। 5 मिनट ऐसा होता था। अरे फिर बाबा शुरू हो जाते थे तो रास्ते भर ऐसे ही चलते आना। उसके बाद फिर हम लोग आए कि अब बाबा को कहाँ ले जाएं, तो सीधे जेल गए, रांची जेल। तो रांची जेल में रिमांड मांगा मजिस्ट्रेट का जेल में अंदर, तो कोई कागज तो था ही नहीं किसी के पास। तो उसने जेल के अंदर लेने से इनकार कर दिया। तो फिर हुआ कि बाबा को कहाँ ले जाए, तो जो इंस्पेक्टर साहब थे उनके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि हम क्या करें। कोई सीबीआई वाला या कोई भी अधिकारी रांची में कहीं नजर नहीं आता था। तो बोले कि चलिए हम लोग एसडीओ के घर पर ही चलते। लगभग 11 साढ़े 11 हो गया था। हम लोग एसडीओ के घर पर, उस समय आनंद त्रिपाठी एसडीओ थे, हमारे परिचित थे। उस समय रांची में जितने भी डीसी एसी सब हमारे परिचित बड़े करीबी लोग थे। तो खैर हम लोग आ गए यहाँ पर, और यहीं पर आज रमेश जी, डॉक्टर रमेश और वकील साहब हमारे ये रामचंद्र बाबू, ये भी आ गए थे, एक और वकील। तो एसडीओ के यहाँ हम लोग आए तो मालूम हुआ कि एसडीओ सिनेमा देखने चले गए हैं सेकेंड शो। तो इंस्पेक्टर साहब ने वो सिनेमा हॉल के मैनेजर को फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, जल्दी एसडीओ से बात करवा। तो एसडीओ से बात कराई और कहा कि ऐसी बात है, आप जल्दी आइए। तो एसडीओ वहाँ से तुरंत अपना सिनेमा छोड़ के अपने घर पर आए और यहाँ का माजरा देख कर लोग चकित हो गए। उनको किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं थी। बोले कि कैसे हो गया, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। अपने तुरंत कोतवाली फ़ोन किया, तो कोतवाली में किसी ने फ़ोन उठाया, कहा कि जो भी पेपर वगैरह है आप लेके अभी तुरंत आइए, हम यहाँ कोर्ट करेंगे, अभी कोर्ट करेंगे। तो कोतवाली में जिसने फ़ोन रिसीव किया उसके बाद फ़ोन रखा, उसके बाद 50 बार एसडीओ फ़ोन करते रह गए कोतवाली में, किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। अभी भी परेशान हो गए। तो अपने साहब को फ़ोन किया इन्होंने कि देखिए यदि ऑफिस में इस तरह का कोई इनसे संबंध में कोई पेपर वगैरह है तो अभी आप लेके आए। वो पेशकार को भी सीबीआई वालों ने मिला लिया था, प्रशंसा भी दिया था, मिला लिया था। हालांकि मजिस्ट्रेसी और पुलिस रांची की दोनों एकदम विरोध में थे। पुलिस मिला लिया था, लेकिन मजिस्ट्रेसी जो थी वो पुलिस के खिलाफ थी। तो उसने आनाकानी की, जब यह अंधेरा है कहाँ पेपर खोलेंगे नहीं खोलेंगे, तो सोचा कि किसी तरह से टल जाए। तो काफ़ी देर तक प्रतीक्षा हुई, वो आया नहीं। तो जो हमारे इंस्पेक्टर थे सीआरपीएफ के, इनको एसडीओ ने कहा कि आप जाइए और हमारे पेशकार को
ले आए। तो ये बोले कि जो नहीं आप नहीं मिले तो क्या करेंगे ये रात। तो बोले कि आप उसको अरेस्ट कर देगा। तो बोले तब आप देख के दीजिए। उसने उसके खिलाफ अपनी तस्कार के खिलाफ लिख के दे दिया वारंट बना के कि यदि वो नहीं आवे तो उसको गिरफ्तार किया। वो गए, तस्कार आया और एक तो FIR की कॉपी थी उसके यहाँ, उसको पढ़ा SDO ने तो देखा कि इसमें PR सेक्टर का तो कोई नाम ही नहीं है FIR। और उसी समय उसने बेल किया, कहा कि ठीक है बाबा को ले जाइए और अब मॉर्निंग में हम बाज़ाब्ता कोर्ट करेंगे और इसकी विस्तृत सुनवाई जो है बस यहीं पर मैं विराम देता हूँ और फिर बड़ी